नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर प्रतिभा सचान जी, जो CNS हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और CNS जो इंस्टीट्यूट है उसकी चेयरपर्सन हैं। आपका जो CNS हॉस्पिटल है वो इंदिरा नगर में है। इसके अलावा जो बाराबंकी में है वो इंस्टीट्यूट है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और प्रतिभा जी अभी ब्यूटी प्रेजेंट भी जीत के आई, तो आप सिर्फ उनको डॉक्टर ही मत समझिए, उन्होंने देखिए किताब भी जीता है। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, कैसे आपने मेडिकल की फील्ड चुनी थी कैरियर के रूप में? मेरे फादर का बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो शुरू से बचपन से ही उन्होंने बहुत मोल्ड किया था हम लोगों को, और स्पेशली मुझे, कि मैं डॉक्टर बनूं। और पुराने ज़माने में ये होता था कि लड़कियां बहुत दूर नहीं जा सकती और उनको कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना होता था जिसमें वो थोड़ा सेफली काम कर सके। तो मेरे फादर का था कि या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है या प्रोफेसर बनना है। अच्छा। फिर आपने पढ़ाई की और ये जो आपका CNS हॉस्पिटल है ये कैसे खुला? मैंने MBBS करने के बाद MBBS फाइनल ईयर में ही मेरी शादी हो गई। अच्छा। डॉक्टर साहब ने MCH कर लिया था, तो फिर हम लोगों ने अस्पताल खोल लिया और मैंने अपना DGO शादी के बाद पूरा किया। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं मरीजों को CNS हॉस्पिटल में? CNS हॉस्पिटल में बेसिकली हम लोग न्यूरो सर्जरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह ही काम करते हैं। मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं गायनी का सारा काम कर रही हूँ, इनफर्टिलिटी का सारा काम कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, ऑर्थो, रेडियोलॉजी, सारा हम लोग के पास सारा इन्वेस्टिगेशन, ब्लड बैंक, इवन MRI, CT सब कुछ है। अच्छा, न्यूरो को लेके ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग न्यूरो पे। अच्छा, और जो CNS इंस्टीट्यूट है थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप शायद कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगी। वो भी हम लोगों का ड्रीम था कि हम लोग अस्पताल सेटल कर लेंगे। फिर हम लोग ज़रूर से टीचिंग में भी कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी नर्सिंग स्टाफ हमारे यहाँ आ रहे थे, पहले कहीं से भी आते थे, तो हमें लग रहा था उनको बेसिकली ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों ने प्रैक्टिकली कम काम किया है, तो मरीज़ की केयर में थोड़े कुछ इशू आते थे। तो ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता। हाँ, ट्रेंड स्टाफ थे, पर प्रैक्टिकली उनका उतना एक्सपोजर नहीं था। तो हम लोगों को लग रहा था अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा होगा तो रिजल्ट्स और अच्छे दे पाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट खोला। तो पहले हम लोगों ने नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला। अच्छा। वो अर्ना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से है। फिर हम लोगों ने अर्ना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला, जिससे कि हम लोग EMOs और जो आयुर्वेदिक में जो सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ के आएँ और उनका भी एक्सपोजर हो, तो हम लोग मरीज़ों में अच्छे और समाज में अच्छे डॉक्टर और अच्छे जो भी पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ है वो दे सकें। जी। अच्छा, अभी आपने जो एक ब्यूटी प्रेजेंट जीता, थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे मन में आया कि वहाँ हिस्सा लिया जाए? उसके लिए ये था कि मेरी कई फ्रेंड्स थी और वो मेरे लिए बिल्कुल अलग हिस्सा था। तो मुझे लग रहा था कि चलिए देखते हैं कैसे होता है, और मेरे आसपास के लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मन था इसलिए किया, और मैंने मिसेस इंडिया द गॉडेस का सीज़न 2024 जीता। अच्छा, क्या तैयारियां थी? वो एक अलग फील्ड थी, कितनी चैलेंज थे वहाँ के? उसके लिए मैंने ग्रूमिंग लेसन्स लिए थे और मैं पहले से भी तैयार कर रही थी। उसमें बोलना, कॉन्फिडेंस और बहुत सारे वॉक, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी तैयारी की थी। और उस अपनी फील्ड के अलग चैलेंजेस हैं, पर मुझे लगता है सफलता के लिए आपको हर जगह थोड़े से प्रयास ज़रूर करने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। आगे तो ऐसा कोई अभी तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आजकल की जो लाइफ है उसमें महिलाओं के सामने उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो क्या क्या चैलेंज है? उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी हम लोगों के इस टॉक को सुनेंगे, कि आजकल महिलाओं में देखिए उनको डबल काम करना पड़ रहा है। पहले ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ घर में ही काम करती थी, अब वो बाहर और घर में एक बैलेंस बना के रखती हैं, तो उसमें उनको स्ट्रेस बहुत हो रहा है। स्ट्रेस, थायराइड और बहुत सारे नए नए कैंसर्स आ रहे हैं,
जो पहले उतने कॉमन नहीं थे अब ज़्यादा हो रहे हैं और इन जनरल पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं और अपने स्ट्रेस को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं, तो जो मैंने 2 बीमारियों की बात की उनसे हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं या कम हो सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरे जो कैंसर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अपना चेकअप, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो उनसे भी हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस या प्रिवेंशन में फ़ायदा होगा। और फाइनली फिर जब अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन हो जाएगा तो उनके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि पिछले 20-25 सालों में IVF और ये सारे सेंटर लखनऊ में बहुत खुल गए हैं। क्या परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से ये बदलाव ज़्यादा आ रहा है? एक तो मैं ये कहूँगी कि अब मैंने जैसे मेंशन किया था, अब मैक्सिमम फीमेल्स काम करती हैं, तो शादी थोड़ा देर में होती है, फिर वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहती हैं। एक तो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, दूसरा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस, एज रिलेटेड इश्यूज और टायर्डनेस, और हमारे खान पान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले हम घर का खाना, जंक फूड, ये सब कम खाते थे, उससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जिससे इनफर्टिलिटी की समस्या पहले उतनी नहीं थी। और अब एक चीज़ और, पहले लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, अब लोग अपनी समस्याओं, भले ही वो मानसिक हो या शारीरिक हो, औरतें उसके लिए खुल के आती हैं और बात करती हैं। पहले IVF भी टैबू हुआ करता था, लोग उसके लिए बात नहीं करते थे, इलाज नहीं कराना चाहते थे। अब लोग इलाज कराते भी हैं और उसके लिए मतलब वो नॉर्मल बीमारी की तरह ही ट्रीट करते हैं और सक्सेसफुल भी है। अच्छा, इसमें जो मेन जो आप लोग जब देखते हैं, तो महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं या पुरुष, या कोई ऐसा? इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है और दोनों पार्टनर्स के पैरामीटर्स इक्वल अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी को एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन देखा गया ना कि मेल ईगो है हमारे सोसाइटी में, तो जो पुरुष हैं, पुरुष टेस्ट नहीं कराना चाहते। तो अभी भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे पास जैसे काउंसलिंग के लिए कोई भी कपल आता है, तो ये समस्या जो आपने कहा ये बहुत कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फीमेल को ही बोलते हैं कि तुम ही टेस्ट करा लो, फिर कोई गड़बड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो फिर हम उसको धीरे धीरे उसके साथ ही मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जेंडर बायस होता है, डॉक्टर बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं होता है, पर क्या होता है, हमें मरीज़ की मनोस्थिति का भी ध्यान रखना होता है। और ऐसा नहीं कि वो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए, उसके बाद उनमें ही आपस में क्लैशेस हो जाए। बिल्कुल। एक चीज़ और देखी गई है कि मतलब सोसाइटी समझना चाहती है कि आखिर शादी के बाद मतलब नॉर्मली वो कैसे समझे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है इस इशू के लिए। हम उसमें ये बिल्कुल रूल्स हैं उसके कि अगर शादी के 1 साल बाद भी अगर वो लोग कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चा चाहते हैं, तो 1 साल में भी अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो हमारे माध्यम से आप महिलाओं को बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो अभी महिलाओं पे दुगनी जिम्मेदारी है, बच्चों की, घर की और अपने काम की और अपनी। तो आप अपना ध्यान रखें, जब आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी आप अपने काम का, अपने घर का और अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। और उसमें बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी ही हमारी धरोहर है। आपने जब बच्चों की बात की तो लड़कियों की भी एक समस्याएं बहुत सारी आजकल मेडिकल आ रही हैं। वही लड़कियां बड़ी होकर फिर माँ बनती हैं। और हाँ, तो उस लेवल पे क्या कुछ सुधार किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया, आजकल बच्चों को भी, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चे कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस तो हमने भी अपने बहुत समय तक नहीं सुना था, तो ये बच्चों में भी कॉमन हो गया है। और जंक फूड खाना, उससे उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और PCOD तो अब इतना कॉमन हो गया है, तो वो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी होने का, पीरियड इरेगुलर होने का। तो बच्चों को भी हम पहले से ही शुरू से एक आदत डालें कि उनको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हम सबको अब सीखना होगा और उसके लिए अवेयरनेस करनी होगी। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक जनरेशनल
हेल्दी लाइफस्टाइल अनसेट था, अब इट इज सेट एंड वी हैव टू इनकलकेट दोज लाइक हैबिट्स ऑफस्प्रिंग्स एंड लाइक चिल्ड्रंस एंड इन द सोसाइटी एज वेल। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर प्रतिभा सचान जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ सवाल हों जो हेल्थ से संबंधित हों, आप पूछना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उस पर दोबारा बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।